In 2019 civil service examinations of ethics, one question had been asked, and that question is here. With the help of this question, I will let you know that what is the appropriate approach in the paper of ethics and why this approach will be called appropriate. Appropriate होने का क्या आधार है? देखो, एथिक्स के पेपर में कोई ऑथोरिटेटिव आंसर्स नहीं होते, ये सही और गलत है, जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में होता है। एक सही आंसर्स निकल के आता है, वो सबों के लिए एक होता है। स्टूडेंट्स कम अप विद डिफरेंट एग्जांपल्स इन कंटेंट, लेकिन उनका कंक्लूजन्स की तरफ जो बढ़ते हैं उनमें वो जो लॉजिक देते हैं, वो जो एविडेंसेस देते हैं, वो कितना वैलिड है, इस बात पे आंसर की वैलिडिटी निर्भर करती है। तो आप अपने कंटेक्स्ट में एग्जांपल देंगे, जो ज़रूरी नहीं कि मैं जो बताने जा रहा हूँ वही एग्जांपल आप देंगे, लेकिन आपके लॉजिक और आपका जो तर्क है वो सेम हो। तो उसमें आप देखिए कि क्वेश्चन था कि नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी बाय ए पब्लिक ऑफिसर इज ए फॉर्म ऑफ करप्शन। तो ये डू यू एग्री, एक आपके ओपिनियन पूछा गया, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, जो भी ओपिनियन है उसमें लिखा गया जस्टिफाई योर व्यू। तो आप देखिए कि फॉर्म ऑफ करप्शंस में कहाँ आप इसको कनेक्ट करते हैं। पहले तो आप इसको करप्शन मानते कि नहीं। अगर कोई ऑफिसर, पब्लिक ऑफिसर अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता है, उसको आप करप्शन से जोड़ कर देखते हैं, और अगर देखते हैं तो कैसे। तो पहला है कि करप्शन दैट इज मिसयूज ऑफ ऑफिशियल पावर फॉर पर्सनल गेन, किसी भी तरीके का पर्सनल गेन हो। बट इट कम्स, करप्शन हैज मैनी फेसेट्स, उसके कई रूप हैं, जैसे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कई डायरेक्टली आप करप्शन कर रहे हैं, कई बार इनडायरेक्टली आप उसका बेनिफिट मिल रहा है, किसी रूप से बेनिफिशरीज है। उसी तरह इंडिविजुअल है, एक कॉलेसिव है, कलेक्टिव है, जहाँ पर आप आपसी मेलजोल से करप्शन कर लेते हैं, भले ही डायरेक्टली आपको पता नहीं चले। उसी तरह से एक्टिव पैसिव है, कि कई बार एक्टिवली आप उसको कर सकते हैं, कई बार सिस्टम के अंदर करप्ट प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, उसको आपने नहीं रोका, तो पैसिव तरीके से। अब आप जब एज ए पब्लिक ऑफिसर अगर आप अपनी ड्यूटी को नहीं करते, इसको करप्शन कैसे कहा जा सकता है। देखिए, पब्लिक ऑफिसर्स हैं किस लिए, पूरी मशीनरी का एक पार्ट है। तो एज ए ऑफिसर यू आर गेटिंग सैलरी ऑल्सो, और उसके बदले में आप सिस्टम के लिए ड्यूटी करते हैं, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी में जनता के लिए जिम्मेदार होता है ना। तो अगर किसी भी कारण से आप अपनी ड्यूटी को नहीं करते विद अ मोटिव, जैसे कि आपको कोई केस की इंक्वायरी करनी है और आपने नहीं किया, या उस तरीके से नहीं किया, तो वो एक करप्शन कहा जाएगा कि भले ही डायरेक्टली आपको बेनिफिट नहीं हो, लेकिन एक पब्लिक ऑफिसर के रूप में जो आप ओथ लेते हैं, और आप देखिए कि जो जिस चीज़ के लिए वो पोजीशन बनाया गया है, वो जो जॉब है, अगर उसको डिस्चार्ज सही से नहीं किया जाए तो पूरी चेन जो है उसकी इंक्वायरी की प्रभावित हो। उसी तरीके से पूरा सिस्टम का परफॉर्मेंस प्रभावित हो। अल्टीमेटली जैसे पुलिस डिपार्टमेंट का ऑफिसर है या एडमिनिस्ट्रेशन का, कि अगर आप किसी वेलफेयर का प्रोजेक्ट है, कुछ ऐसे हाथों में आपने दे दिया, जैसे आपने कोई ऑफिशियल इंक्वायरी करनी थी, आपने नहीं किया, और जस्ट प्रोसेस आगे बढ़ गया, उस कारण से जो सिस्टम में लॉस होगा या जो करप्शन आगे बढ़ेगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी किस पे जाएगी। आपको करना था कि जैसे माइनिंग ऑफिसर है या कोई और है, एज आपको जांच कर देना था, है ना, लेकिन आपने जो टेंडर है या कुछ और चीज़ें हैं, जैसे उसको आपने बिना जांचे परखे दे दिया, तो उसके कारण से जो हानि होगी पब्लिक प्रॉपर्टी का, या उसके कारण से जो आगे अगर करप्शन बढ़ता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी इन पार्ट आपकी भी। एट द सेम टाइम यू आर टेकिंग सैलरी फ्रॉम द पब्लिक मनी, तो आपको जिस काम के लिए रखा गया वो आप नहीं कर रहे। तो एज ए सिस्टम का जो वर्क था वो नहीं किया आपने, और आपके कारण से ही करप्शन बढ़ा है। तो किसी न किसी रूप से पैसिवली ही सही, आप
करप्ट प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दिया। तो करप्शन के कई रूप हैं, एंड दिस एक्ट ऑल्सो योर नेग्लिजेंस और नॉन परफॉर्मेंस, वो भी एक करप्ट प्रैक्टिसेस में ही आएगा। अब नॉन परफॉर्मेंस कई कारण से हो सकती है, जो अभी आपने कहा कि एक मोटिव ही है और नेग्लिजेंस है या अनविलिंगनेस है, ये आप कर सकते हैं सीधा। नॉन परफॉर्मेंस को अगर इन प्रिंसिपल कहा जाए तो नॉन परफॉर्मेंस को करप्शन से जोड़कर देखा जाए कि करप्शन को अगर नॉन परफॉर्मेंस को अगर और केवल नॉन परफॉर्मेंस को अगर एनालाइज करें तो नॉन परफॉर्मेंस और भी कारण से होते हैं, जैसे कि रोल कंफ्यूजन। ऑर्गेनाइजेशंस में कभी ऐसा होता है कि कोई काम किसका है ये पता नहीं होता, और उस कारण से आप अगर नॉन परफॉर्म हुआ है, आपने ड्यूटी, आपको पता ही नहीं मेरी ड्यूटी है और इस कारण से आपने नहीं किया, तो एक। दूसरा है रोल कन्फ्लिक्ट। कई बार मल्टीपल रोल्स आते हैं, जैसे टीचर हो गांव के स्कूल में, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी करना पड़ रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाके सैलरी के लिए भी वर्क करना पड़ रहा है, इधर फिर इलेक्शन ड्यूटी, 50 तरह की चीज़ें। तो कभी कभी रोल कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है और वो फिर डिस्चार्ज नहीं कर पाता अपनी। उसी तरीके से एक ऑफिसर, पब्लिक ऑफिसर के भी यही हो सकता है, कभी कभी रोल कन्फ्लिक्ट के कारण एक ऑफिसर के मल्टीपल रोल्स हो जाते हैं, वहाँ कभी कभी रोल कन्फ्लिक्ट हो जाता है। जैसे टीचर में देखा एकेडमिक रोल और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल दोनों अलग हो जाते हैं, उस तरह से यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी कई रोल ऐसे आते हैं जो कन्फ्लिक्टिंग हो जाते हैं आपस में। मोर ओवर फैमिली रोल जो है वो भी कन्फ्लिक्ट करता है आपके प्रोफेशनल लाइफ। उस हालत में भी कभी कभी नॉन परफॉर्मेंस आता है। नॉन परफॉर्मेंस का तीसरा जो है वो लैक ऑफ स्किल्स ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड उस कारण से भी नॉन परफॉर्मेंस हो सकता है। तो अगर आप उसके एनालाइज करें पूरी चीज़ों को, तो नॉन परफॉर्मेंस इन जनरल अगर आप बोला जाए तो नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी अगर वो इस कारण से हुआ तो एक बहुत बड़ा करप्शन का सीधा केस। लेकिन अगर इसके कारण को एनालाइज करें ना, तो एक ग्रेडियंट बनता है। इन कुछ केसेस में आप इन प्रिंसिपल्स तो कह सकते हैं, इन वर्ड तो आप कह सकते हैं वो करप्शन है, लेकिन इन स्पिरिट देखेंगे तो करप्शन है, लेकिन वहाँ इन स्पिरिट नहीं है, इन वर्ड है, क्योंकि उसका मोटिव नहीं है उस चीज़ को करने का। तो एक ओवरऑल जजमेंट अगर आप ब्लैक एंड वाइट में पूछे तो कह सकते हैं कि हाँ, क्योंकि जो रूल बुक है उसमें तो जो अगर उसके अनुसार जज करें तो, लेकिन कंटेक्स्ट के अनुसार मैं यहाँ पर जो बोल रहा हूँ, किसी संदर्भ में ही आप कोई काम करते हैं तो जो आप ड्यूटी डिस्चार्ज होता है जो पब्लिक ऑफिसर, वो कभी कभी कंटेक्चुअल चीज़ें उसको बदलती है और कभी कभी नॉन परफॉर्मेंस कंटेक्स्ट के कारण भी दिखता है। ये सब सारी चीज़ें जो है, तो वहाँ पर पूरी तरीके से उसको करप्ट प्रैक्टिसेस में ये एब्सोल्युटली एकदम करप्ट है वो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वो उसका एक लिस्ट फॉर्म है, नीचे का फॉर्म है। तो ये चीज़ ओवरऑल अगर हम जज करें तो नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी बाय ए पब्लिक सर्वेंट, अगर सब कुछ है, कंटेक्स्ट भी सपोर्ट कर रहा है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है, तो वो करप्शन की कैटेगरी में ही आएगा। और वो भले ही पैसिव हो, भले ही एक्टिव पैसिव हो, किसी भी फॉर्म में, लेकिन वो आएगा। इसी बात को लिखना। अब एथिक्स के पेपर में देखिए क्या है, इसको हमने इस तरह से बिल्डअप किया, कोई फिलोसफिकल रूट से लेकर इसका आंसर करने की कोशिश करेगी कि भाई इसको कैसे देखा जाए, एरिस्टोटल ने क्या कहा, तो मैकियावेली ने क्या कहा, ये सब है। लेकिन एडवाइजेबल यही है कि आप सिंपल तरीके से इसका आंसर करें और एवरीडे कंटेक्स्ट में आप इसको बताइए कि कैसे। जैसे आप लास्टली आप इस कह सकते हैं कि सिटीजन चार्टर को ही ले लें। सिटीजन चार्टर किस लिए होता है कि आप कि टाइम बाउंड चीज़ें हैं कि आप ड्यूटी अपने टाइम से करिए, तो अगर टाइम से नहीं करना भी एक करप्शन में जोड़ दिया जाए कि आपको टाइम से ये इतने 21 दिनों में या 15 दिनों में किसी सिटीजन सर्विसेज को के लिए कोई चीज़ आता है, ड्राइविंग लाइसेंस है, दिस है, दैट, उसको पूरा कर देना है। तो टाइम अगर उससे ज़्यादा होता है तो वो जो है सिटीजन चार्टर एक्ट में देखिए वो उसको भी क्या करप्ट माना जाए, तो इन स्पिरिट वो आ जाएगा कि हाँ ऐसा है, करप्शन को ही एक तरीके से आप बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जो है ना
उसको फंडामेंटली अगर आप समझें, करप्शन से ही जुड़ा हुआ चीज़ है, मैंने करप्शन या करप्शन को बढ़ावा देने वाले फैक्टर, तो इसलिए इसको करप्शन कहा है। तो आप कैसे आंसर करते हैं, लेकिन लॉजिकली आपको इधर ही आना होगा, इसी एविडेंसेस के आधार पर आपको आंसर करना चाहिए। अगले क्वेश्चंस में दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। मैं हूँ अरुण कुमार, ब्यूटीफुल माइंड IAS न्यू दिल्ली से। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जिसका आप आंसर नहीं जानते तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस क्वेश्चन को लेंगे और उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। कॉन्सेप्ट केवल एब्सोल्युटली सीखना कि व्हाट इज करप्शन नॉट करप्शन, वो बिल्कुल 10 मिनट का चीज़ है। क्वेश्चंस का आंसर करना सीखो, स्किल, क्योंकि ये अप्लाइड एथिक्स की चीज़ें होती है, इसमें केवल थ्योरेटिकल लिखने से कोई फ़ायदा नहीं। थैंक यू।